कि अमेरिका में भी प्रेसिडेंट ट्रंप के आने से एजुकेशन पॉलिसी में बहुत बड़ी एक क्रांति की बात चल रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी के रजीम में भी नई या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को देख रहे हैं। जी जी, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वो लाई है माननीय मोदी जी की सरकार के द्वारा, और ये 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है जो कि करीब 34 वर्षों के अंतराल के बाद आई है। तो रूरल और अर्बन एरिया में बहुत बड़ा डिफरेंस हमें नजर आता है। जी जी, उनमें जो डिफरेंस है, जो सहूलतें हैं, आप उसको कैसे देखते हैं इस न्यू एजुकेशन या जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी? इसमें प्रावधान भी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कि हम जीडीपी का 6% जो है वो बजट हमारे वैश्विक शिक्षा पर खर्च करेंगे। जहाँ यहाँ अमेरिका में जो बच्चे हैं वो अपना लोन लेके खुद सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं और वो लोन उनको देना पड़ता है। जी जी जी, ये इस पॉलिसी को कैसे देखते हैं और इसमें क्या चेंज आएगी इस नई पॉलिसी में? कोई भी गरीब बच्चा जो है वो वंचित नहीं रहना चाहिए, चाहे किसान का हो, मजदूर का हो, खेतक का हो, कि अच्छी शिक्षा से वंचित नहीं होना चाहिए। ये कोशिश है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत। यहाँ जो बच्चे इंडिया से ही आते हैं, यहाँ आके वो अपनी स्टडी करते हैं, उनकी जो रिसर्च होती है या उनके जो रिजल्ट्स होते हैं उनको यहाँ काफ़ी रिकॉग्निशन मिलती है। तो उनकी जो रिसर्च है उसको इंडिया में वो चीज़ क्यों नहीं मिलती? जॉइंट रिसर्चेज होने चाहिए, जॉइंट पब्लिकेशंस होने चाहिए। जब ये करेंगे तो एक रिसर्च कल्चर, अच्छा रिसर्च कल्चर जो है वो कैंपसेस पे दिखाई देगा, और एक रिसर्च एंड इनोवेशन के हब के रूप में हमारे कैंपसेस डेवलप होंगे। हिस्ट्री और रिलीजियस हिस्ट्री के साथ कई बार छेड़छाड़ की जाती है या हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो हैं वो डिस्टॉर्ट किए जाते हैं। क्या आप इसके बारे में कोई कमेंट करेंगे? तो एनसीईआरटी की ओर से यही समय समय पर कहा गया है कि विद्वानों की सलाह पर जो परिवर्तन है वो किए गए हैं, और कोशिश की गई है कि कहीं भी किसी भी तरह से किसी की भावनाएं आहत न हो, और एक संतुलित और समन्वित व्यक्तित्व हमारे विद्यार्थियों का बने। ऐसी कोशिश उसके माध्यम से ये एनसीईआरटी ने अपना कुछ किया, लेकिन और ज़्यादा स्पष्टता इसमें मुझे लगता है कि एनसीईआरटी ही कर सकेगी। प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुखपाल सिंह धनोआ, वाशिंगटन डीसी से, और मेरे साथ हैं भारत के एजुकेशन क्षेत्र की एक जानी मानी शख्सियत डॉक्टर डीपी सिंह। डॉक्टर डीपी सिंह प्रेजेंटली टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में चांसलर हैं। इससे पहले वो यूजीसी के चेयरमैन रह चुके हैं। 3 यूनिवर्सिटीज के वो वाइस चांसलर रह चुके हैं, और जो यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस की दर्जाबंदी करती है संस्था नैक, उसके वो डायरेक्टर भी रह चुके हैं। 40 सालों का उनका एजुकेशन के क्षेत्र में लंबा तजर्बा है। 1.5 दर्जन ज्यादा देशों में वो अपने पेपर और इंडिया की रिप्रेजेंटेशन कर चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि अमेरिका में भी प्रेसिडेंट ट्रंप के आने से एजुकेशन पॉलिसी में बहुत बड़ी एक क्रांति की बात चल रही है, और पिछले 10-12 सालों से हम प्राइम मिनिस्टर मोदी के रजीम में भी नई या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को देख रहे हैं। जी जी, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सक्षम और कुशल और विजनरी नेतृत्व में ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 जी, ये आई, और उसके बाद पिछले 4-5 वर्षों में बहुत बड़े बदलाव शिक्षा के क्षेत्र में किए गए हैं, और जिसमें कि पूरे विश्व में क्या हो रहा है, जैसा आपने यूएस के बारे में कहा कि यूएस में भी बहुत परिवर्तन हो रहे हैं। परिवर्तन इसलिए भी आवश्यक है कि जिस तरह से पूरे के पूरे विश्व में हमें स्थितियां दिखाई दे रही है, जो चीज़ें पहले नहीं थी, चाहे वो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, रोबोटिक्स हो, मशीन लर्निंग हो, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो पहले नहीं थी, और इसलिए जो विश्व में तेज़ी से परिवर्तन हो रहे हैं उनके बारे में विद्यार्थियों को भी जानना चाहिए, और एक फ्यूचरिस्टिक एजुकेशन होनी चाहिए कि भविष्य में कौन सी चीज़ें होने वाली हैं, कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, और किस तरह का वैश्विक परिदृश्य होने वाला है, और वो वैश्विक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए अपने देश की स्थिति क्या होगी, उसके लिए जो रिक्वायर्ड ह्यूमन रिसोर्स है, मानव संसाधन है, उसको विकसित करने का जो उत्तरदायित्व है वो हमारे उस शिक्षा संस्थानों का है, शैक्षिक संस्थानों का है। उसी को पूरा करने के लिए
जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वो लाई है माननीय मोदी जी की सरकार के द्वारा, और ये 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है, और जो कि करीब 34 वर्षों के अंतराल के बाद आई है। इससे पहले की जो शिक्षा नीति थी वो 1986 में आई थी, और इसमें बहुत सारे जैसे कि आपने चर्चा की कि बहुत सारे परिवर्तनों की गुंजाइश इसके माध्यम से होगी। आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत, बदलता हुआ भारत, नया भारत, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये सब चीजें उसमें रिफ्लेक्ट होती है। और जो इसकी दृष्टि है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मुख्य दृष्टि ये है कि हमारे जो विद्यार्थी हैं उनको हमें वैश्विक नागरिक के रूप में विकसित करना है, लेकिन उसके साथ साथ वो अपनी जड़ों से भी जुड़े रहें, अपनी परंपराओं से, अपने एंशिएंट विजडम से, अपने कल्चरल हेरिटेज से, अपनी भाषाओं से, अपने परिवेश से वो जुड़े रहें, लेकिन उसके साथ साथ उनकी दृष्टि जो है वैश्विक हो। और इसलिए विश्व में जो कुछ भी परिवर्तन हो रहे हैं उसकी जानकारी उनको हो, न ही केवल जानकारी हो बल्कि अच्छे विश्व के लिए, खुशहाल विश्व के लिए हम वैश्विक नागरिक के रूप में क्या कर सकते हैं, उनके समाधान के लिए क्या कोशिश कर सकते हैं, वो दृष्टि भी उन विद्यार्थियों में विकसित हो। ये एक मूलभूत जो है वो उसके विजन है हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का, और मैं इसके लिए अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत ही साधुवाद देता हूं। और बहुत दूरदर्शी एक दस्तावेज है ये, जो दस्तावेज है नए भारत के निर्माण का है, पूरे वैश्विक लेवल पर भारत को एक ग्लोबल लीडर के रूप में विकसित करने का है, और विकसित भारत के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत बनाने का है। सर, जैसे ये देखा जाता है कि जब हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं तो हमारे जहन में हायर एजुकेशन की बात आती है जी, और जब हम इसकी पनीरी जो है वो स्कूल देखते हैं तो वो रूरल और अर्बन एरिया में बहुत बड़ा डिफरेंस हमें नजर आता है। जी जी। जहाँ गाँव के स्कूल हैं और शहरों के स्कूल हैं, उनमें जो डिफरेंस है, जो सहूलतें हैं, आप उसको कैसे देखते हैं इस न्यू एजुकेशन या जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये बहुत ही अंतर है ग्रामीण विद्यालयों में और हमारे जो शहरी विद्यालय हैं, हमारे जो सरकारी विद्यालय हैं, हमारे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, इन सब की शिक्षा व्यवस्था में काफ़ी अंतर है। और इस खाई को पाटने की एक पूरी कोशिश राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से करने की होगी, और जिसमें कि ये है कि एक भारत सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक तरह से नारा ही दिया है कि सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल, क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। कोशिश ये होगी कि हमारे जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन, हमारे कोई भी बच्चे हैं वो वंचित न रहें एजुकेशन से, सभी विद्यार्थी जो है हमारे स्कूलों में पहुंचे, और उसके बाद धीरे धीरे करके जो हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है हायर एजुकेशन का वो बढ़े। और इसलिए सरकारों ने कोशिश ये की गई है, इसमें प्रावधान भी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कि हम जीडीपी का 6% जो है वो बजट हमारे वैश्विक शिक्षा पर खर्च करेंगे। जब ये होगा तो स्वाभाविक रूप से जो शैक्षिक संस्थानों में व्यवस्था है, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे वो शहरी हो, उनमें परिवर्तन आएंगे। दूसरी चीज, एक और परिवर्तन जो दिखाई दे रहा है इसमें वो ये है कि लोगों का जो हमारे कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं, उनका इंटरेस्ट शिक्षा में बढ़ा है। और ये मन बन गया है कि इन्वेस्टमेंट इन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज इन्वेस्टमेंट इन फ्यूचर एंड इट कम्स एज ए रिटर्न। मान लीजिए करते हैं क्वालिटी के एजुकेशन में, तो इट कम्स एज ए रिटर्न, वेदर इट इज इन दी स्कूल एजुकेशन और वेदर इट इज इन दी हायर एजुकेशन, इट कम्स एज ए रिटर्न इन दी फॉर्म ऑफ दी मोर एनरोलमेंट in the schools and colleges, and retaining the talented faculty and also reputation of the institution. So ultimately it benefits the institutions as such and the management as such. So therefore the private institutions are also investing in the quality of education. सर, जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे या पढ़ाते रहे हैं जी जी, तो तब देखते थे कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन 95% कॉलेजेस को देता था ग्रांट। तो ये जो सब्सिडी है, जहाँ यहाँ अमेरिका में जो बच्चे हैं वो अपना लोन लेके खुद सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं और वो लोन उनको देना पड़ता है। जी जी, ये इस पॉलिसी को कैसे देखते हैं और इसमें क्या चेंज आएगी इस नई पॉलिसी में? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे उसके 5 पिलर्स हैं।
जिसमें कि एक्सेस है, इक्विटी है, एक्सीलेंस है, अकाउंटेबिलिटी, और एक उसका पिलर है अफोर्डेबिलिटी। जी। तो अफोर्डेबल एजुकेशन होनी चाहिए और कोई भी गरीब बच्चा जो है वो वंचित नहीं रहना चाहिए, चाहे किसान का हो, मजदूर का हो, खेतर का हो, कि अच्छी शिक्षा से वंचित नहीं होना चाहिए। ये कोशिश है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत। और इसलिए विभिन्न फेलोशिप्स के माध्यम से या इंस्टीट्यूशंस को थोड़ा सा फ्रीडम होगा कि डिफरेंशियल फी स्ट्रक्चर जैसे विदेशों में है, ऐसी कुछ व्यवस्था करें, तो उस तरह से जो है विद्यार्थियों को जो है हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन भी क्वालिटी एजुकेशन मिले, ये उसकी कोशिश होगी। सर, हम ये देखते हैं कि यहाँ जो बच्चे इंडिया से ही आते हैं, यहाँ आके वो अपनी स्टडी करते हैं, उनकी जो रिसर्च होती है या उनके जो रिजल्ट्स होते हैं, उनको यहाँ काफी रिकॉग्निशन मिलती है। तो उनकी जो रिसर्च है उसको इंडिया में वो चीज क्यों नहीं मिलती? क्या इंटरनेशनल लेवल पे उन चीजों का एक्सपोजर नहीं हो पाता? उसके क्या कारण देखते हैं? मुझे लगता है कि थॉटफुली और स्ट्रेटेजिकली इसके लिए एक अच्छी सुदृढ़ व्यवस्था हमको विकसित करनी होगी। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक प्रावधान था टू एस्टैब्लिश नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, और भारत सरकार ने अब उसको एस्टैब्लिश किया है और उसके अंदर 50,000 करोड़ का बजट प्रावधान भी किया है इनिशियली। और उसके अंदर ये है कि जो नेशनली इम्पोर्टेंट ग्लोबली सिग्निफिकेंट थीम्स हैं उस पर रिसर्च होनी चाहिए, और रिसर्च इनोवेशन के माध्यम से फिर जो है पेटेंट्स भी करानी चाहिए, अच्छी पब्लिकेशंस करनी चाहिए, अच्छे प्रोजेक्ट्स, हमारे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी कोशिश करनी चाहिए, अच्छी जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड हैं उनके साथ हमारा कोलाबोरेशन होना चाहिए, जॉइंट रिसर्चेज होने चाहिए, जॉइंट पब्लिकेशंस होने चाहिए। जब ये करेंगे तो एक रिसर्च कल्चर, अच्छा रिसर्च कल्चर जो है वो कैंपसेस पे दिखाई देगा, और एक रिसर्च एंड इनोवेशन के हब के रूप में हमारे कैंपसेस डेवलप होंगे। और दूसरा ये है कि डुप्लीकेशन ऑफ थीम्स और रिसर्चेस को हम लोग डिस्करेज करेंगे। ऐसी कोशिश नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के माध्यम से की जा रही है। स्किल बेस्ड कुछ कोर्सेज हैं, चाहे वो वोकेशनल कोर्सेज हो, चाहे वो किसी भी तरह की कारपेंट्री हो, यहाँ अमेरिका में वो बहुत हैं और लोग सक्सेसफुल भी हैं, और यहाँ उनको बुरा नहीं गिना जाता। आप देखते हैं कि इंडिया इज रेडी टू अडॉप्ट दोज काइंड ऑफ डिप्लोमा? बिल्कुल आपने ठीक कहा, और ये है कि ये माइंड सेट को चेंज करने की आवश्यकता है जी। और डिग्निटी और लेबर ऑफ लेबर, इसको मुझे लगता है कि विकसित करने की जरूरत है। कोई भी कार्य छोटा नहीं है, सभी कार्य समान हैं और सभी को आदर की दृष्टि से देना चाहिए। मैं बताना चाहूँगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्किल डेवलपमेंट पर बहुत फोकस है, और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत एक नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ये बनाया गया है। उसके माध्यम से बहुत सारे स्किल से रिलेटेड जो है काउंसिल्स डेवलप की गई है, स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एस्टैब्लिश किया गया है, और ये हर स्टेज पे जो है जो हमारा मिडिल लेवल स्किल रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए बहुत सारे कोर्सेज उसमें सजेस्ट किए गए हैं। उनके नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क उसके लिए विकसित किया गया है, हर एक कोर्स के जो है क्रेडिट्स डिफाइन किए गए हैं। इसके अलावा नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क ये भी NCVT के द्वारा लाया गया है। तो इनके माध्यम से स्किल डेवलपमेंट को बढ़ाने की कोशिश की गई है। हायर एजुकेशन के साथ भी जनरल जो हमारे कोर्सेज उसके साथ भी एड ऑन कोर्सेज के रूप में हमारे स्किल कोर्सेज हमारे विद्यार्थी ले सकते हैं। और उसके अलावा बैचलर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन वीवॉक और मास्टर ऑफ वीवॉक और वोकेशनल एजुकेशन ये भी इसमें फोकस किया गया है। तो मुझे लगता है कि अगले कुछ वर्षों में हम देखेंगे कि ये स्थितियों में परिवर्तन आएगा, और हर लेवल पर जो स्किल रिक्वायरमेंट का हमारी जरूरत है उससे संबंधित हम मानव संसाधन अपने देश में विकसित कर पाएंगे। सर, लास्ट क्वेश्चन है मेरा, हालांकि वो डायरेक्टली आपके साथ रिलेटेड नहीं है, पर आई बिलीव कि आप उसका जवाब दे पाएंगे। इंडिया में, और खास करके मैं रेफरेंस दूंगा पंजाब का, कि जो वहाँ की टेक्स्ट बुक या सिलेबस आते हैं तो उनमें बार बार ये उंगली सेंटर की तरफ जाती है कि जो टेक्स्ट बुक्स आती हैं उनमें रिलीजियस माइनॉरिटी के हिस्ट्री और रिलीजियस हिस्ट्री के साथ कई बार छेड़छाड़ की जाती है, या हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो हैं वो डिस्टॉर्ट किए जाते हैं। क्या आप इसके बारे में कोई कमेंट करेंगे?
वैसे तो इसका बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि मैं तो हायर एजुकेशन में रहा हूँ यूजीसी में, लेकिन इसका संबंध जो मैं समझ पा रहा हूँ एनसीईआरटी की बुक्स की ओर इशारा है। तो एनसीईआरटी बहुत अच्छे से इसका जवाब दे पाएगी, लेकिन मैंने अभी देखा है कि जब जब ये सवाल आए हैं, उठे हैं, तब एनसीईआरटी के द्वारा कुछ इसके उत्तर दिए गए हैं और ये बताया गया है कि जो जो अपने देश की पूरी संस्कृति है, विरासत है, वो सर्वधर्म समभाव की है और बस सभी समन्वित तरीके से, संतुलित तरीके से हमारे विद्यार्थियों के मन में सभी धर्मों के प्रति सम्मान बना रहे। इसके साथ साथ हाँ, ये जरूर है कि जहाँ जहाँ विद्वान, क्योंकि जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं वो एनसीईआरटी के ही विद्वान नहीं बनाते, उसमें पूरे देश भर के विषय से संबंधित विद्वान उसमें संलग्न होते हैं, उनकी सलाह पर ही वो किताबें बनाई जाती हैं और उसमें कुछ परिवर्तन किए जाते हैं। तो एनसीईआरटी की ओर से यही समय समय पर कहा गया है कि विद्वानों की सलाह पर जो परिवर्तन है वो किए गए हैं और कोशिश की गई है कि कहीं भी किसी भी तरह से किसी की भावनाएं आहत न हो और एक संतुलित और समन्वित व्यक्तित्व हमारे विद्यार्थियों का बने, ऐसी कोशिश उसके माध्यम से ये एनसीईआरटी ने अपना पक्ष दिया है। लेकिन और ज्यादा स्पष्टता इसमें मुझे लगता है कि एनसीईआरटी ही कर सकेगी। एक एडवांटेज छोटा सा ले लेता हूँ जी, आप हमारा डायस्पोरा को क्या मैसेज देंगे, हाउ वी कैन कंट्रीब्यूट टू बैक होम टू आवर रूट्स स्पेशली इन एजुकेशन फील्ड? नहीं, इंडियन डायस्पोरा तो बहुत कंट्रीब्यूट कर सकता है, जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, जहाँ जन्म लिया है उस धरती से, उस माटी की जो सौंधी सुगंध है उससे प्यार करें और जो कुछ हम अपने जहाँ जन्मे उसके लिए दे सकें। और जब आप ज़्यादा शिक्षित होते हैं तो ज़्यादा सक्षम होते हैं, ज़्यादा समर्थ होते हैं और इसलिए समर्थ और सक्षमता के जो लाभ है वो भारत को मिले, हमारा भारत आत्मनिर्भर बने, विकसित भारत बने, ग्लोबल लीडर के रूप में इसकी पहचान हो। खुशी की बात यह है कि इस देश में, भारत में अभी एक सक्षम नेतृत्व माननीय मोदी जी के रूप में, प्रधानमंत्री जी के रूप में है और एक पूरे विश्व को एक नई दिशा देने की क्षमता भारत में विकसित हुई है और सभी के सहयोग के साथ हम लोग आगे बढ़े, चाहे वो कहीं भी हो हमारा इंडियन डायस्पोरा। उन सभी को मेरा यही आह्वान होगा, विशेषकर युवाओं से, कि वो अपनी मातृभूमि से प्यार रखें और उसके विकास में योगदान दें। हम जहां अपने मोजस गेस्ट का धन्यवाद करेंगे, वहां अपने दर्शकों से भी आग्रह करेंगे कि वो जो बातें स्पेशली डायस्पोरा के रेफरेंस से डॉक्टर साहब ने कही है कि वो जो डायस्पोरा है किस तरह से अपने रूट्स को कंट्रीब्यूट कर सकता है, हम उसकी तरफ भी तवज्जो दें। और हमें इस बात की भी खुशी है कि डॉक्टर साहब ने हमारे इस प्रोग्राम के लिए स्पेशली टाइम निकाला। थैंक यू सो मच सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।